आज यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन और पार्ट 4 आपका जो रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 2, राइट। इसी टेस्ट 2 का पार्ट 3 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ 15 नंबर क्वेश्चन तक, राइट। तो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4 और सेकंड टेस्ट, और कल यहाँ पर लाएंगे टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे वो, और वहाँ पर रहेगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं यहाँ से क्या रहेगा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पर बोल रहा है आपका, भारत में उपलब्ध विभिन्न गैर जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं कौन कौन से हैं, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रदान करने के उनके क्या महत्व है, उसको बताना है आपको, रेखांकित करना है पर क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ बता रहा है आपको भारत में उपलब्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो। ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो क्या गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन या अपनी प्रस्तावना लिखेंगे, राइट। प्रस्तावना में लिखेंगे आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ऊर्जा स्रोत ये हेडिंग डालेंगे आप, और अपना यहाँ पर इसका स्पष्ट कर देंगे क्या क्या बात वहाँ पर बताएंगे, तो 3 लाइन में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है, भारत में उपलब्ध यहाँ पर क्या क्या विभिन्न जो गैर परंपरागत स्रोतों से जो बारे में यहाँ पर क्या क्या बात है, भारत में जो हमारी क्या क्या परिस्थिति हैं जिनसे हमारी जो परंपरागत ऊर्जा है उसमें यहाँ पर हानि देखने को मिल रही है। ठीक है, कभी इसमें कहीं पर हमारा यहाँ से क्या है, इनसे कुछ चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, राइट, और कुछ इसके स्रोत भी हैं, तो क्या क्या है वो आप सेकंड बात में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें जो हमारे यहाँ पर कुछ बात दी हुई है, जैसे कि इसमें कुछ महत्व दिए हैं, इसके क्या क्या हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा है उसके क्या महत्व है, उसको क्या है रेखांकित करना है। ठीक है, रेखांकित मतलब उसको आपको बता देना है पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। ठीक है, कि क्या यहाँ पर इसके महत्व हैं। ठीक है, उसके बाद क्या अपना निष्कर्ष लिख देंगे, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो जो पहली बात आप लिखेंगे, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और 6 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, राइट। इतना लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे नीचे, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे भारत में उपलब्ध विभिन्न गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल कौन कौन शामिल है, क्या क्या शामिल है ये लिखेंगे। ठीक है, पहला बात लिखेंगे सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा में क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा में आपको लिखना है भारत में वर्ष 300 से 330 दिनों तक 5 से 7, ठीक है, 5 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन की परास और जो हमारी सौर ऊर्जा की है क्षमता है वो प्राप्त करता है। यह ऊर्जा प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में 20 मेगावाट क्षमता और सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, राइट। भारत में जो हमारा भारत का लक्ष्य है 2022 तक कितना है, 100 गीगावाट। ठीक है, भारत में हमारा लक्ष्य 2022 से 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा को उत्पन्न करना है, राइट। सौर ऊर्जा के दोहन की क्षमता मुख्य रूप से तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, ये राज्यों में यहाँ पर क्या है सबसे जो बड़े यहाँ पर हैं हमारे ऊर्जा पार्क, यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर क्या है मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है हमारा जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो पार्क है आपका कहाँ है, जोधपुर के भडला में स्थित है, ये भी आप दिखा देंगे लिख के, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या सेकंड नंबर डालेंगे हेडिंग पवन ऊर्जा, उसमें क्या लिखेंगे, जिसको विंड एनर्जी बोलते हैं, राइट। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, के अनुसार भारत में सकल पवन ऊर्जा क्षमता धरातल से 100 मीटर ऊंचाई पर 302 गीगावाट और धरातल से 120 मीटर ऊंचाई पर 695 गीगावाट है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जैसे मैंने बताया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, राइट। कर्नाटक में पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु अनुकूलन परिस्थितियां विद्यमान हैं। भारत ने वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट जो ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया है। ठीक है, ये आप बता देंगे जो ऊर्जा यहाँ पर उस जो पवन ऊर्जा रहेगा उसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या जैव ऊर्जा आप देखेंगे क्या जैव ऊर्जा में, राइट। थर्ड हेडिंग क्या डालेंगे, जैव ऊर्जा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे जो आपका बायो एनर्जी है, राइट। जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है, इन जैविक उत्पादों में कृषि अवशेष हैं, नगरपालिका अवशिष्ट, जो औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट शामिल हैं। उनके अनुसार भारत में बायोमास, जिसको ज्वार की बोलते हैं, ज्वार की जो वर्तमान हमारी उपलब्धता होती है, ठीक है, लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष अनुमानित है, राइट। अधिशेष बायोमास की उपलब्धता लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जिससे लगभग 28 गीगावाट ऊर्जा की क्षमता है जिसमें। ठीक है, भारत ने वर्ष यहाँ पर 2022 तक जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, राइट। इतना लिखेंगे आप। फोर्थ हेडिंग में आपको लिखना है जल ऊर्जा। ठीक है, क्या, जल ऊर्जा, राइट, जल ऊर्जा लिखेंगे। तो जल ऊर्जा में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे
25 मेगावाट या इससे कम क्षमता के जल विद्युत संयंत्र, उसको लघु जल विद्युत संयंत्र के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। और ये तकनीकीकरण जो हमारी ये तकनीकीकरण है, जो ये नवीनीकरण ऊर्जा और उसके स्रोत के अंतर्गत हमारी आती है। ठीक है, पूरे भारत में विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्रों में उपस्थित विभिन्न जल धाराओं से 20 गीगावाट की अनुमानित लघु जो हमारी जल विद्युत क्षमता है, वो भारत ने 2022 तक क्या है, इससे यहाँ पर इसकी जो 5 गीगावाट जो हमारे प्राप्त करने का लक्ष्य था वो निर्धारित कर रखा था इसमें। ठीक है, ज्वारी तरंग ऊर्जा लिखेंगे, ज्वारी तरंग ऊर्जा के बारे में लिख लेंगे। तो देखो जितने भी आप पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हेडिंग बता दे रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग आपको मैनेज करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि 150 वर्ड का है, 150 वर्ड आपका, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने, कुछ 2 से 3 लाइन आप पर हेडिंग में लिखेंगे, आपका पूरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं आपको काफ़ी आंसर बता देता हूँ कि आप उससे कुछ भी पॉइंट्स आप डाल सकते हैं इसके बीच का। राइट, तो ज्वारी ऊर्जा में लिखेंगे आप। ठीक है, अगला हमारे क्या रहेगा, जल ऊर्जा मैंने बता दिया। ज्वारी ऊर्जा जैसे बोलते हैं आपका जो वेव टाइडल एंड जो वेव एनर्जी होती है वो। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ क्या लिखेंगे, भारत में ज्वारी ऊर्जा की क्षमता लगभग 12,500 मेगावाट और तरंग ऊर्जा की क्षमता 41,000 मेगावाट होने का अनुमान है। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा के लिए जो हमारी खंभात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी गुजरात, राइट, सुंदरबन जो आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिमी घाट आपका महाराष्ट्र आदि के क्या है संभावित यहाँ पर इसके स्थल हैं। जबकि तरंग ऊर्जा के लिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी घाट ये सब इसके संभावित स्थल हैं। हालांकि भारत में इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा रहा है। राइट, तो इतना आप बता देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डाल के लिखना है पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रदान करने के महत्व। ठीक है, क्या लिखेंगे, पर्यावरण के अनुकूल, ठीक है, के अनुकूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महत्व, ऊर्जा प्रदान करने में क्या महत्व है, ये आप लिख सकते हैं हेडिंग में। ठीक है, उसका उसी में पहले हेडिंग डालेंगे। इसके अंदर पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत। ठीक है, गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसमें हेडिंग में क्या लिखना है, कोयले और पेट्रोलियम जैसे अन्य स्रोत विपरीत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या तो बस लिख सकते हैं हम, या गैर जो आपके प्रदूषणकारी हैं या आपके क्या है कार्बन न्यूट्रल हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे इसमें अक्षय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या है, अक्षय ऊर्जा स्रोत। इसमें लिखेंगे परंपरागत स्रोतों के जो नवीकृत हैं एवं जो हमारा पुनः जो पूर्ति होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं इसमें। राइट, और ये दुर्लभ होते हैं। ठीक है, जबकि हमारी गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं ये नवीकरण और यहाँ से क्या है समाप्त भी नहीं हो सकते ये। ठीक है, अगला लिखेंगे स्थानीय ऊर्जा। गैर परंपरागत आपके जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसमें एक स्थानीय स्रोत है जो सभी विकासशील देशों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ये स्थानीय, क्षेत्रीय और जो आपका राष्ट्रीय स्तर है इसमें क्या महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका निभाने का ये प्रभाव डालता है। ठीक है, सस्ता विकल्प क्या होता है, गैर परंपरागत जो आपका परंपरागत वो विद्युत संयंत्र है दीर्घ अवधि के लिए, इसमें लागत के लिए प्रभावी सिद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख देंगे आप जो आपका निष्कर्ष रहेगा, यहाँ से निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत सहित कई देशों में अच्छे ऊर्जा के स्रोतों की जो अवस्थांतरण है उसके लिए प्रतिबद्ध है। राइट, वर्ष 2030 तक उत्तरदायित्वपूर्ण जो खपत एवं यहाँ पर उत्पादन की दिशा में सतत विकास लक्ष्य 12 जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है। इतना लिखेंगे और आपका यहाँ पर आंसर पूरा हो जाएगा 16 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका यहाँ दिया हुआ है, जितना यहाँ पर ये दिया हुआ है विंड पावर दिया हुआ है, यहाँ सोलर पावर और आपका लार्ज जो हाइड्रो ये दिया हुआ है। तो कितना कितना एनर्जी आप देखो, थोड़ा सा फिगर बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, कितने एरिया में क्या है, कोल है। ठीक है, कितने एरिया में आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, कितने में गैस है, तो आपको बता देंगे थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ज्योग्राफी का और ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी जितने क्वेश्चन में आप फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रा करेंगे, वहाँ से आपको मार्क्स बनने के काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला वितरण का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है, तो इसको देखते हैं। इसमें देखो पहला आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप किसकी बात कर रहा है, भारत में यहाँ पे क्या है, कोयले की जो महत्व उसके बारे में पूछ रहा है, कोयले का महत्वपूर्ण वितरण दीजिए। ठीक है, तो आपको कोयले के बारे में बताएंगे कि कोयला क्या है, इसका क्या महत्व हमारे बारे में। ठीक है, तो ये बात बताएंगे। सेकंड बात आपको क्या बताना है, यहाँ से सेकंड बात बताएंगे भारत में कोयले के वितरण की जो विस्तृत चर्चा है या विस्तृत वर्णन है, क्या क्या इसका हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो विस्तृत वर्णन बताएंगे कोयले का क्या है। ठीक है, तीसरी बात बताएंगे जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर आप क्या है इसमें मानचित्र डाल देंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, और इसकी क्या है, इसके बाद जो इसे आंसर जो पूरा फाइनल हो जाएगा, इसके बाद अपना क्या है निष्कर्ष लिख देंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। हेडिंग पड़ा हुआ है आंसर, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोयला एक अवसादी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये दहनशील होता है तथा इससे ऊर्जा के गैर नवीनीकरण जो आपके स्रोत हैं उसके अंतर्गत वर्गीकरण यहाँ पर किया जाता है इसको। राइट, यह एंथ्रेसाइट 90 से 95 कितना
90 से 95 एंथ्रासाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्बन अवयव होते हैं जिसके, ठीक है। बिटुमिनस कितना होता है, बिटुमिनस, राइट, बिटुमिनस आपका होता है 60 से 80, ठीक है, 60 से 80 कार्बन अवयव, जैसे भी कार्बन अवयव होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिग्नाइट, ये सब इसके जो आपके कोयले हैं उसके प्रकार हैं, ठीक है। लिग्नाइट उसमें क्या है 40 से 45% कार्बन अवयव होते हैं इसके, ठीक है। और पीट होता है, एक पीट बचा, पीट, इसमें क्या है 40% से अधिक कार्बन के अवयव के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है ये कोयला, ठीक है। ये भारत की कितनी 50% से अधिक जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनकी क्या पूर्ति करता है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से लिखेंगे, भारत में के कोयला जो हमारे संस्तर वाले क्षेत्र हैं उसमें भूवैज्ञानिक दृष्टि से 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, पहला आपका होगा गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है, क्या, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है, पहला आप यहाँ से लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या इसमें क्या लिखेंगे, गोंडवाना कोयला क्षेत्र में देखो आपको पहला गोंडवाना हुआ, दूसरा आपका क्या हो जाएगा टर्सरी जो आपको कोयला क्षेत्र है वो, तो इसी में गोंडवाना में क्या लिखेंगे आप, गोंडवाना में लिखेंगे जो भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 98%, ठीक है, कितना 98% जो इसी क्षेत्र से यहाँ पर मिलता है, ठीक है। कुल कोयला उत्पादन का 99% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इस स्तर पर 113 प्रमुख कोयला क्षेत्र जो पूरे भारत में क्या है विस्तृत हैं, ठीक है, कितना 113, ठीक है। कोयला लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है, इससे संस्तर विशेष रूप से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है वो क्या लिखेंगे उसमें, सेकंड हेडिंग में उसमें लिखेंगे इस क्रम की चट्टानों में अपेक्षाकृत नए कोयला जो संस्तर हैं वो पाए जाते हैं जिनकी आयु 15 से 60 मिलियन वर्ष तक यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना 1% हिस्सा प्राप्त होता है, कितना 1%, राइट, ये आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप, मेन हेडिंग डालेंगे भारत में गोंडवाना कोयले का वितरण और उत्पादन। जो भारत में आपका गोंडवाना है, गोंडवाना, भारत में गोंडवाना कोयले का वितरण और उत्पादन, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हेडिंग डालेंगे झारखंड। इस क्षेत्र में देश के 28% से अधिक कोयला भंडार स्थित हैं, ठीक है, तथा 20% से अधिक यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। झारखंड में 21 प्रमुख कोयला क्षेत्र जिसमें झरिया, बोकारो, राजमहल कोयला क्षेत्र, ये सब क्या है यहाँ पर इसके प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड में आप डालेंगे ओडिशा। ओडिशा में कौन कौन से इसको देखते हैं। ओडिशा में आपका है ये कोयला भंडार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जहाँ भारत के 24.64, ठीक है, 24.64% कोयला भंडार क्षेत्र स्थित है, ठीक है। ये कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, जो देश के कुल कोयला उत्पादन के लगभग 19% भाग का उत्पादन करता है। तालचेर कोयला क्षेत्र प्रमुख भंडारों में से एक है, राइट। छत्तीसगढ़ तीसरा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, इस राज्य में देश के 16% से जो अधिक कोयला जो भंडार में स्थित हैं, ये भारत के 21% से अधिक कोयले के क्षेत्र का यहाँ पर उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ अधिकांश कोयला क्षेत्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्रों के लिए कोरबा यहाँ पर तापमानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर क्या है ये शामिल होता है, राइट। उसके बाद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल, चौथी हेडिंग। पश्चिम बंगाल में क्या है, इस राज्य में देश के 11% से अधिक कोयला भंडार स्थित है, किंतु ये 4% से थोड़ा ही अधिक है ना, और यहाँ पे कोयले का उत्पादन करता है, जबकि रानीगंज पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश क्या होगा, इस राज्य में देश के लगभग 8% कोयला भंडार है, किंतु ये भारत की कुल कोयला उत्पादन में लगभग 13% का यहाँ पर क्या योगदान करता है। भारत में मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या है कोयला उत्पादक राज्य है। प्रमुख कोयला जो क्षेत्र है उसमें क्या है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में ही जो आपका है, और आपका झिंगुरडा, ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ, सिंगरौली। दूसरा क्या आपका, इसी में एक और आपका मध्य प्रदेश में है झिंगुरडा, ठीक है, झिंगुरडा या इसको कहीं कहीं झिंगुरदा भी बोलते हैं, झिंगुरदा ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो आपका जो झिंगुरडा है ये यहाँ प्रयास में शामिल है। उसके बाद अगली जो हेडिंग रहेगी छठवीं हेडिंग है, जो भी छठवीं सातवीं जो भी हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसमें क्या लिखेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये केवल 7% कोयला क्षेत्र के भंडार है यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश को जो और तेलंगाना भारत के लगभग 10% कोयले के लिए यहाँ पर जाने आते हैं, ठीक है। कोयला भंडार यहाँ पर क्या है, गोदावरी जैसे कि सिंगरेनी क्षेत्र कोयला यहाँ पर स्थित है। ये आपका सिंगरौली है, तो यहाँ पर जो आपका सिंगरौली आपका क्या है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका जो आंध्र प्रदेश में वो आपका क्या है सिंगरेनी, लिख दे रहा हूँ, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। सिंगरेनी जो आपको कोयला क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है, आपको दे देगा आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, तो दोनों याद रखने, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, दोनों प्रदेश ही हैं। अगला आपका क्या महाराष्ट्र आता है यहाँ, ठीक है। महाराष्ट्र, इन राज्य में कोयले देश के 3% से अधिक कोयला भंडार स्थित हैं, लेकिन ये क्षेत्र, ये जो देश है हमारा,
कुल कोयला उत्पादन का 7% से अधिक का योगदान करता है, ठीक है। देश नहीं होगा, यहाँ राज्य होगा, ठीक है। कोई जो राज्य हमारे हैं, पूरे देश की बात कर रहा है, क्योंकि जो हमारा राज्य महाराष्ट्र है कितना 7% अधिक यहाँ पर योगदान करता है। कंपटी कोयला क्षेत्र इसका प्रमुख भंडार है। अब इसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे भारत में टर्सरी कोयले के वितरण और उत्पादन, उसके बाद अपने निष्कर्ष सूची में डाल देंगे, ठीक है। आप ये हेडिंग डाल नहीं भी डाले तो भी चल जाएगा, क्योंकि टर्सरी क्षेत्र आप कोयले का दिखा चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। सीधे से आप यहाँ पर निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे भारत में लिग्नाइट कोयला के उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हालांकि लिग्नाइट निक्षेप तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू और केरल में यहाँ पर क्या है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लिग्नाइट के 90%, ठीक है, 90% जो आपके भंडार हैं वो कहाँ हैं, तमिलनाडु के नेवेली कोयला क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से इतना निष्कर्ष में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे देखो कोयले के जितने क्षेत्र थे उसके बारे में पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखो जितने कोयले के क्षेत्र हैं आपको सब यहाँ दिखा दिए गए हैं। जितने आपका नेवेली जैसे कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु में, ठीक है। और आपका ये सिंगरौली है, ठीक है, सिंगरेनी, और आपका यहाँ पे सिंगरौली है देखो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप देखो एक टाइप से फिगर बनाइए तो आपको ये सब याद हो जाएगा कितने कितने कोल जो हमारे माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, राइट, देख सकते हैं। चलो अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण का विवरण दीजिए। जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण है उसका विवरण देना है, ये क्या होगा, ठीक है। जिसको बात कर रहे थे दृष्टिकोण की, आप इसमें देखो पहले वायुमंडल की जो सामान्य परिसंचरण है उसके बारे में बताएंगे कि हमारा वायुमंडल है उसके परिसंचरण के बारे में क्या है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात लिखेंगे यहाँ से, अगली बात लिखेंगे वैश्विक जो हमारी वायुमंडल परिसंचरण है उसके कारण बनने वाली कुछ यहाँ पर सेल्स होती हैं या फिर कुछ कोस्ट होती हैं, है ना। तो उनको यहाँ पर बताना है क्या क्या है, उनके बारे में 2-3 हेडिंग में बता देना है। उसके बाद क्या अपना निष्कर्ष लिख देना है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में आप कुछ पॉइंट्स नहीं पूछा तो कहाँ से लिखेंगे पॉइंट, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष लिखना है। तो तीसरे में निष्कर्ष लिखेंगे। दो स्टार्ट करते हैं, आंसर क्या होगा, उत्तर। तो देखते हैं यहाँ पर अब देखो पहला लिखेंगे पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। विषुवत वृत्त गर्म, ठीक है, तथा जो ध्रुव हैं वो ठंडे होते हैं। विषुवत वृत्त क्या होता है, गर्म, और जो ध्रुव होता है वो ठंडा। इन पर क्या विद्यमान तापी जो अंतराल है उसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में पवनें गतिशील होती हैं। पवनों की ये गतिशीलता वैश्विक जो वायुमंडलीय है उनसे परिसंचरण यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर पवनों का परिसंचरण एक विशिष्ट प्रतिरूप होता है, राइट, जो निम्नलिखित तत्वों पर क्या है, निर्भर करता है। पहला क्या होगा आपका हेडिंग, इसी में हेडिंग डालिए, पॉइंट्स वाइज लिख देंगे, इसको पॉइंट्स वाइज लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट लिखना है, हेडिंग नहीं लिखना है। वायुमंडलीय तापमान में अक्षांशीय भिन्नता, यह पॉइंट डालेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे वायुदाब जो पट्टियां हैं उनकी उपस्थिति। थर्ड पॉइंट में वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। 5 पॉइंट में लिखेंगे पृथ्वी का घूर्णन। तो इस टाइप से आप यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि हेडिंग डालेंगे फिर से नीचे, निम्नलिखित 3 प्रमुख जो वायु परिसंचरण कोष्ठ हैं क्या क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो क्या क्या है, पहले हेडले कोष्ठ, पहला आएगा हेडले कोष्ठ। तो इसको देखते हैं। इसका निर्माण ऊपरी उठती हुई गर्म पवनों के परिसंचरण के कारण होता है, ठीक है। विषुवत जो वृत्त है उस पर ऊपर उठने वाली तथा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। और वायुमंडल में ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है, उत्तर पश्चिम जो यहाँ पर दिशा है उसकी ओर यहाँ पर क्या है, प्रभावित होने लगती है, जिससे परिसंचरण तथा आपका क्या है, समाप्त हो जाता है, राइट। और जो हमारे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जिसमें तो आपका जो 30 डिग्री है जो अक्षांश, उसमें पवनों का और क्या है, अवतलन होता है, राइट। अवतलन के जो पश्चात हैं ये पवनें विषुवत जो वृत्त है उसकी ओर क्या है, प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है। इसके प्रभावित होने के लिए ये पूर्व की ओर क्या है, विक्षेपित हो जाती हैं। इन पवनों को पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में भी जाना जाता है, राइट। ये आपका ये चीज़ पूरा होता है हेडले कोष्ठ का। अब यहाँ से क्वेश्चन सीधे से पूछेगा प्रीलिम्स में, पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसी में हेडिंग क्या लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे ध्रुवीय कोष्ठ, ठीक है। सेकंड हेडिंग रहेगी ध्रुवीय कोष्ठ, जैसा कि आपने कोष्ठ पहले लिखा हुआ था ऐसा, ठीक है, ध्रुवीय कोष्ठ। देखो आप हिंदी में आंसर लिख रहे हैं तो एक एक वर्ड आपको बिल्कुल करेक्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए आंसर का, आप लिखते लिखते आपका ये वर्ड अच्छे से होने लगेगा, ठीक है। तो ध्रुवीय कोष्ठ, ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी व सघन वायु के जो अवतलन है उसके कारण इस कोष्ठ का निर्माण होता है, ठीक है। ध्रुवों पर अवतलित होने वाली ठंडी पवनें पुनः क्या हो, विषुवत की ओर यहाँ पर गतिशील होती हैं। चूंकि ये पवनें क्या धीमी गति में प्रवाहित होती हैं, इसलिए पृथ्वी की अपेक्षाकृत तीव्र गति के प्रभाव के कारण ये पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्वी पवनों के रूप में क्या है, प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये परिसंचरण जो आपका अंततः लगभग क्या 70 डिग्री अक्षांश पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पवनें पुनः उत्तर की ओर उठती हैं और ध्रुवों की ओर लौट जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक अन्य वायुमंडलीय परिसंचरण का कोष्ठ निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फेरल कोष्ठ। थर्ड हेडिंग लिखेंगे
फेरल, फेरल कोस्ट, कोस्ट, ठीक है। ये आप हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद इस हेडिंग में क्या लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ये कोस्ट ध्रुवीय कोस्ट और हेडले कोस्ट के बीच की स्थित होता है। ये थोड़ा क्या है, जटिल भी है। सरल शब्दों में इसको ये बोल सकते हैं जैसे कि हमारा मध्य अक्षांशों के बीच उत्पन्न होने वाले जो सभी तूफान हैं, ठीक है, या उनके जो हमारे अवदाब हैं उसके पवनों की गति को जो यहाँ पर इसमें गति पड़ती है, इनके जो प्रभाव पड़ता है उसमें, तो इसको ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें पवनों की जो अवतलन होता है वह लगभग 60 से 70 जो डिग्री है उससे ऊपर यहाँ पर उठता है, ठीक है। इस क्षेत्र में धरातलीय पछुआ पवनें चलती हैं। आपसे बोलेगा पछुआ पवनें क्या होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकाल देगा, ठीक है। तो ये लिखना है। उसके बाद नीचे से लिखना है जो, और यहीं पर आपको वो जो आपका कंक्लूजन है निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपयुक्त कोष्ठ प्रणालियाँ वायु प्रवाह वायुमंडलीय दाब पर जो वर्षा है उसको संचालित करती हैं। पवनों के ऊपर उठने वाले और उनके जो अवतलन है उस पर सतह पर क्रमशः निम्न में से उच्च वायुदाब की ओर यहाँ पर क्या है उनका निर्माण होता है। वायुमंडल में जो बृहद पैमाना, जो बड़े पैमाने पर चलने वाली जो यहाँ पर पवनें हैं, महासागरों में क्या धीमी गति से चलने वाली विशाल महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती हैं, ठीक है। महासागर पवनों की ऊर्जा जल वाष्प प्रदान करते हैं तथा ये क्रियाएं महासागरों के विस्तृत क्षेत्र परिक्रिया अपेक्षाकृत धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है। तो आपका ये आंसर, ये 80 नंबर आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन बोला है भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति, भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति का विवरण दीजिए। साथ ही चीनी उद्योग के उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरण के कारणों का प्रकाश डालना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इसको लिखते हैं। पहला, भारत में चीनी उद्योग से संबंधित तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करेंगे पहले तो, ठीक है। क्या है चीनी उद्योग, इसको संक्षेप में आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे, सेकंड बात में भारत में जो चीनी उद्योग की जो हमारी स्थिति है, ठीक है, जो अभी स्थिति है वो क्या है, राइट। उसके लिए उत्तरदायी क्या क्या कुछ कारण हो सकते हैं वो आपको कारण बताने हैं, ठीक है। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है वो बता देंगे, राइट। उसके बाद भारत में जो चीनी उद्योग के लिए उत्तर भारत में दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत के स्थानांतरण के जो कारण हैं, उत्तर से दक्षिण जो स्थानांतरण करेंगे उससे क्या कारण है, ठीक है। ये दूरी पड़ती है ले जाने में, मतलब इसका चार्ज कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये सब जो भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे आप अपना बता सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष डालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर को, देखते हैं। चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों की चीनी मिलों से सीधे नियोजित 5 लाख जो कर्मी हैं उसकी ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। चीनी के उद्योगों का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः कितना 80,000 करोड़ रुपए है और वर्ष 2017 में इसकी स्थिति हमारी देश के अनुसार से कितनी थी, 732 स्थापित चीनी जो कारखाने थे उसके अनुसार थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, भारत में चीनी उद्योग की जो अवस्थिति है वो क्या है, ठीक है। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स अब लिखते जाएंगे हेडिंग के बाद। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पाँचवां। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे गन्ना एक भार ह्रास वाली जो ह्रास मतलब हमारा हानि वाली फसल है जो यदि गन्ने की जो खेत है उसे काटने के लिए 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो चीनी की जो हमारी अधिक मात्रा है वो प्राप्त होती है। इसीलिए क्या इसको हानि वाली फसल भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए चीनी कारखानों में गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के निकट ही यहाँ पर रखे जाते हैं क्योंकि लाने जाने में ज़रा दूर लगेगा, कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा जल्दी पहुँचाना है तो उसमें और जो वाहन रहेंगे उनको भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स या पैसा देना पड़ेगा, राइट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के जो अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य हैं। चीनी जो उद्योग है उससे 2 पेटियाँ जैसे कि गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्र में स्थित हैं, ठीक है। 2 बात। तीसरी बात अब लिखेंगे तमिलनाडु में चीनी जो मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर है ना, और आपका जो तिरुमलाई है और जो आपका चिरुतिरापल्ली है, ठीक है, वो भी होगा यहाँ पर। कर्नाटक के आपका बेलगाम है, ठीक है, बेल्लारी होगा, मांड्या होगा, शिवमोगा, विजयपुर, सब क्या है आपका मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं आपके तमिलनाडु में। चीनी उत्पादक जो उद्योग हैं उसमें आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों जैसे कि पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, तेलंगाना, ये सब क्या यहाँ पर इसके जो चीनी उत्पादक हैं अन्य सब राज्य हैं जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सब अन्य जिले हो जाएंगे इसके, अन्य जो राज्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका पूरा यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित कारणों से चीनी उद्योग उत्तर भारत में धीरे धीरे दक्षिण भारत में स्थानांतरित हो रहा है, क्यों, ये हेडिंग डालेंगे। पहला पॉइंट, प्रायद्वीप भारत की जो हमारी उसे करबंदी जलवायु है उसको क्या है, गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर भारत की जो तुलना में दक्षिण भारत में इसकी क्या है उस तुलना में जलवायु कारण यहाँ पर क्या प्रति विघाई क्षेत्रफल है उसके यहाँ पर अधिक उपज होगी इससे, ठीक है। ऊपर से ज़्यादा मतलब जो नॉर्थ है वहाँ से ज़्यादा साउथ में होगी। पेराई की जो हमारी लंबी अवधि है वो भी होगी, क्यों, क्योंकि भारत हमारे दक्षिण भारत है उसमें पेराई की अवधि भी उत्तर भारत
की तुलना में लंबी होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि उत्तर भारत में पेराई की अवधि, पेराई मतलब उसको निकाल के उसका जो रोज जूस निकालना, ठीक है, की अवधि लगभग सिर्फ 4 महीने नवंबर से फरवरी तक होती है, जबकि दक्षिण भारत में ये 7 से 8 महीने तक होती है। यहाँ ये अक्टूबर में शुरू होती है और मई जून तक जारी रहती है। फसल की गुणवत्ता क्या होगी यहाँ पर? फसल की गुणवत्ता भारत में जो आपका उगाई जाने वाली गन्ने की फसल है उसमें उष्णकटिबंधीय किस्म के जो सुक्रोज की मात्रा है वो क्या है यहाँ पर अधिक होती है। बेहतर मिलें यहाँ पर क्या है, साउथ में बेहतर मिलें भी हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में सहकारी चीनों के लिए बेहतर मिलें यहाँ पर है, उत्तर भारत की तुलना में काफ़ी अच्छी है वहाँ, ठीक है। उत्तर भारत में अधिकांश मिलें नई और आधुनिक जो मशीनें उससे सुसज्जित हैं। उसके बाद आप वो लिख देंगे आपका निष्कर्ष, क्या इसका निष्कर्ष है, क्या सरकार इसमें कदम उठा रही है। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष नॉर्मली अपने आप से हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए, अपने आप से आप निष्कर्ष लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर नॉर्थ में रहेगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसका पड़ेगा, मतलब काफ़ी दूर ले जाने के लिए, इसको पेरने के लिए। साउथ में ये सब चीज़ें क्या है, पास पास जो जहाँ पे गन्ना बुआई करेंगे वहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या होगा हमारे इसको लाभ पहुँचेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट आप दिखा सकते हैं कि मतलब ये बोल सकते हैं कि जो चीनी उद्योग है विश्व भर में स्तर में 25 वर्ष तक आर्थिक रूप से क्या है स्वतंत्र होने के कगार पर है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर यहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है, राइट। अधिक से अधिक यहाँ पर क्या है, इसको फैसिलिटी मिल पाएगी, सुविधा मिल पाएगी, ठीक है। 9वां नंबर क्या है, सॉरी अगला हमारा जो क्वेश्चन है 20वां नंबर, इसको देखते हैं 20वां, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। अब कल स्टार्ट करेंगे तीसरा नंबर सेट, जो हमारा विजन है इसका है तीसरा नंबर सेट को, ठीक है। पहला यहाँ तो 20वां नंबर क्वेश्चन है बायोम से आप क्या समझते हैं, विश्व के प्रमुख बायोम और उनकी विशेषताओं का विवरण दीजिए, ठीक है। तो पहली बात क्या है, आप इंट्रोडक्शन है बायोम के बारे में बताएंगे क्या है, राइट, बायोम के बाद बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे क्या है। सेकंड बात, बायोम का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, किस टाइप से इसका वर्गीकरण करना है तो वो बताना है आपको, भाई मैं बता दूंगा आंसर लिखते टाइम कैसे करना है। तीसरा है प्रत्येक बायोम की उनकी जो विशेषता है वो सब यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना, ये आपका इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखते हैं। बायोम पादप और जो प्राणी है उसका एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न बायोम की सीमाएँ मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित की जाती हैं, अतः बायोम को विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मृदा जो दशाएं हैं उस पर यहाँ परस्पर क्रिया करने वाले पादपों और जंतुओं की प्रजातियों के कुल जो समायोजन है उसके रूप में यहाँ पर परिभाषित इसको किया जा सकता है। जैसे कि विश्व में 5 प्रमुख बायोम है, जैसे कि वन बायोम, ठीक है, कौन से 5 हैं वन बायोम जैसे कि आप लिखा है, नहीं लिख पाएंगे तो मैं ओनली वन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वन ये बायोम लिखा हुआ है, वन बायोम, ठीक है। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ पर आपका होगा इस मरुस्थली, ठीक है, मरुस्थली बायोम। उसके बाद घास भूमि बायोम, ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद क्या है, जलीय बायोम, यह आपका चौथा हो गया, चौथा। पांचवा क्या होगा, पांचवा आपका हो जाएगा उच्च प्रादेशिक बायोम, ठीक है, उच्च जो आपका प्रादेशिक होता है, प्रदेश वाला, वो उच्च प्रादेशिक बायोम, ठीक है। तो ये आपके 5 बायोम है जिनकी यहाँ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख देंगे। तो पहले भी लिखेंगे जो भी यहाँ पर हमने बताया हेडिंग उसमें लिखा, जैसे जलीय बायोम, इसमें ताजे जल के जो बायोम और समुद्री जल से बायोम दोनों यहाँ पर क्या शामिल होते हैं। ताजे जल के बायोम में घिरे जल निकाय हैं, उसमें जैसे तालाब, नदियाँ, झील, ये सब के अंदर लवण की मात्रा 1% से कम होती है। समुद्री जल के बायोम के पृथ्वी की सतह के लगभग कितना 3/4 हिस्से कर क्या विस्तृत होता है, ठीक है। तो अब जलीय बायोम ये बता देंगे, राइट। दूसरी बात आप बताएंगे जो आपका घास भूमि बायोम है उसके बारे में क्या बताएंगे, ये खुले क्षेत्र होते हैं, आप तो पता ही है घास भूमि क्षेत्र खुला क्षेत्र होता है जिसमें घास की जो प्रधानता होती है। इसमें बायोम के उष्ण जो आपकी शुष्क जलवायु होती है वो यहाँ दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय होती है, ठीक है, सवाना जो आपके समशीतोष्ण वो भी होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिखेंगे। वन बायोम में क्या लिखेंगे, वनों में वृक्षों की प्रधानता होती है और ये क्या है पृथ्वी से लगभग 1/3 भाग को आच्छादित करते हैं, ठीक है। विश्व के अधिकांश स्थलीय जैव विविधता वन बायोम में ही होती है, जिसमें कीट, पक्षी, स्तनधारी ये सब क्या है इसमें शामिल होते हैं, राइट। अगला क्या लिखेंगे, बोरियल वन बायोम, ठीक है, क्या बोरियल वन बायोम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है जिन्हें टैगा बायोम भी कहता है, ठीक है, ऑब्लिक करके नहीं लिख देंगे, इसे टैगा बायोम भी कहते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे यहाँ पे, इसमें अंदर लिखेंगे इसमें उष्णकटिबंधीय वन बायोम उष्णकटिबंधीय आर्द्र होते हैं और ये विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन बायोम और उच्च जो अक्षांश है उस पर पाए जाते हैं। यहाँ चारों ऋतुओं के जो अनुभव है वह किया जाता है। बोरियल वन बायोम और जो भी यहाँ पर अधिक उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक ठंडी और शुष्कतम जो जलवायु होती है, यहाँ पर क्या वर्षण मुख्यतः हिम के रूप में पर होता है, राइट। मरुस्थली बायोम में क्या लिखेंगे, जो आपका मरुस्थल वाला बायोम है उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखना है मरुस्थल शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से 20 जो इंच है या सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा
होती है, ठीक है, वे पृथ्वी की सतह को लगभग 20% भाग को आच्छादित करते हैं। इसकी अति विषम परिस्थितियों के कारण मरुस्थलों में उतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती जितनी अन्य वायु में पाई जाती है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे आप छोटे स्तनधारी, मतलब यहाँ पर क्या है, छोटे स्तनधारी ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीकरण उसकी संख्या मत्स्यीकरण जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। ये यहाँ पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि गर्म, शुष्क, आर्द्र शुष्क और आपका तटीय और ठंडा, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालेंगे, उस लिखेंगे उच्च प्रादेशिक बायोम। उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ अत्यंत असैनिक मतलब सह नहीं सकता जिसको, असैनिक जो आपका परिस्थितियाँ हैं जिसमें औसत वार्षिक जो तापमान है कितना -34 से 12 डिग्री तक होता है। जो 5 बायोम में न्यूनतम तापमान के प्रति वर्ष केवल 15 से 25 सेंटीमीटर से वर्षा होती है, ठीक है। मृदा के जो पोषक तत्व तो खराब गुणवत्ता वाले इन ग्रीष्म ऋतु में छोटे होते हैं। इन्हें आर्कटिक और अल्पाइन जो वर्गीकरण यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप इसको आंसर को लिख देंगे, राइट। यहाँ पे आपको निष्कर्ष नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, 20वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा, राइट। तो अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम, टेस्ट 3, ठीक है। टेस्ट 3 का पार्ट 1, उसके 5 क्वेश्चन करेंगे कल, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अपने नोट्स से या फिर और जो पढ़ रहे होंगे वहाँ से, तो यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी रहेगा करंट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर चेक कराना रहेगा तो आप निःशुल्क, कोई इसका पैसा नहीं है, चेक कराने के लिए आप टेलीग्राम पे मेरे को अपना जो भी लिखेंगे वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका टेलीग्राम चैनल नीचे इसमें लिंक लगा देता हूँ, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो और भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।